जहां एक तरफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है, जानेंगे क्या हुआ है यहां पर। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस अब न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेकर तैयार हो गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फरवरी 2020 में यूरोप को बचाने के लिए परमाणु निरोध पर विचार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अब विचार करने का समय आ गया है कि यूरोप को बचाने के लिए परमाणु हथियारों का सहारा लिया जाए। उस बयान के 5 साल बीतने के बाद जर्मनी के होने वाले चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी परमाणु छत्र को जर्मनी तक फैलाने की योजना से वो सहमत है। यानी यूरोप अब अमेरिका से बाहर निकलकर अपनी सुरक्षा खुद करने पर विचार कर रहा है। यूरोप का विश्वास अब अमेरिका से टूट गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या फ्रांस के पास यूरोप की रक्षा करने की क्षमता है। क्या पूर्वी यूरोप में फ्रांसीसी परमाणु छत्र की तैनाती से यूरोप रणनीतिक रूप से सुरक्षित हो जाएगा? क्या उसे स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा करने के साधन हासिल हो जाएंगे? सोवियत संघ के किसी आक्रमण को करारा जवाब देने के लिए फ्रांस ने परमाणु बम निर्माण किया था, लेकिन एक बड़ी वजह यह भी थी कि फ्रांस अमेरिका के ऊपर से अपनी निर्भरता हटाना चाहता था। फ्रांस में एक सिद्धांत है जिसका इस्तेमाल वहां के नेता बार बार दुनिया को याद दिलाने के लिए करते रहते हैं कि हमले की स्थिति में फ्रांस अपनी रक्षा के लिए अपने फाइटर जेट्स, पनडुब्बियों से अपने रणनीतिक हथियारों के इस्तेमाल से नहीं हिचकेगा। यहाँ रणनीतिक हथियार मतलब परमाणु हथियार है, लेकिन क्या अमेरिका के समर्थन के बिना फ्रांस ऐसा कर पाएगा? फ्रांस के पास अनुमानित 290 परमाणु हथियार है, जबकि रूस के पास परमाणु हथियारों की संख्या 1600 है। इसके अलावा रूस में करीब 2800 परमाणु हथियारों का अलग भंडार तैयार कर रखा है, जिसे फिलहाल निष्क्रिय कर रखा गया है। युद्ध की स्थिति में फ्रांसीसी थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड को फ्रांसीसी M51 रणनीतिक समुद्र से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज के साथ मिलकर मॉस्को सहित मुख्य रूसी शहरों को नष्ट कर सकता है। हालांकि रूसी न्यूक्लियर मिसाइल को लेकर कई बार यूरोप को चेतावनी दी जा चुकी है। इसमें कहा गया है कि पेरिस को नक्शे से मिटाने में रूस को सिर्फ 200 सेकेंड लगेंगे। परमाणु युद्ध होने की स्थिति में एक्सपर्ट का कहना है कि विनाश तो तय है, लेकिन फिर भी रूस फ्रांस के मुकाबले बहुत ज्यादा विशाल है, लिहाजा परमाणु बम फटने के बाद भी रूस के ज्यादातर इलाके बचे रह जाएंगे। लेकिन फ्रांस का क्या होगा? ऐसी स्थिति में फ्रांस को अपने परमाणु हथियारों के असर को बढ़ाने और न्यूक्लियर निरोध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए यूके के साथ साझेदारी करनी होगी। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि साझेदारी हो भी जाती है, फिर एक बड़ी शक्ति का निर्माण हो सकता है। हालांकि ब्रिटेन के पास अब सिर्फ एक पनडुब्बी है जिससे बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन ने अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाकर 260 तक ले जाने का प्लान तैयार किया है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि खतरा एक हो सकता है, लेकिन दोनों यूरोपीय शक्तियां एक समान नहीं है। ब्रिटेन काफी ज्यादा अमेरिकी प्रेशर में रहता है, लेकिन फ्रांस काफी हद तक अपना फैसला खुद लेता है। जर्मनी ने परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर फ्रांस का समर्थन किया है, फिर भी यूरोप के रक्षा के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए एक रणनीतिक चर्चा की जरूरत होती है। माना जा रहा है कि जर्मनी फ्रांसीसी परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या परमाणु हथियारों की तैनाती से लेकर उसके मेंटेनेंस में जो खर्चा आएगा उसके लिए वो तैयार है। इसके अलावा अगर यूरोप में परमाणु शक्ति का विस्तार करने का मतलब है फ्रांसीसी परमाणु शस्त्रागार का भी विस्तार करना, ताकि ये सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की सुरक्षा कर सके। इसके लिए फ्रांस को नए सिरे से परमाणु बमों का निर्माण करना होगा, जिसके लिए यूरेनियम का भंडार बनाना होगा। कई सारे कंपोनेंट्स की जरूरत होगी। सबसे महत्वपूर्ण विखंडन के लिए और भंडार के लिए पियरेलेट और मार्कोलो में उत्पादन संयंत्रों को फिर से सक्रिय करने की जरूरत होगी, जिन्हें 1990 के दशक में अंत में ध्वस्त कर दिया गया था। क्या ये इतना आसान होगा? फ्रांसीसी परमाणु छाता यूरोप की सुरक्षा तो जरूर देगा, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर पाएगा। लेकिन यूरोपीय राजनीतिक एकजुटता का मतलब यही है जो मॉस्को और ट्रंप के लिए यूक्रेन पर पूर्ण विजय इतना आसान नहीं होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सारा चीज देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है 1939-40 में फ्रांस जर्मनी का एक युद्ध हुआ था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सितंबर 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। फ्रांस ने अपनी मेजिनो लाइन, एक विशाल किलेबंदी प्रणाली पर भरोसा किया
जो जर्मनी के सीमा के साथ बनाई गई थी ताकि दुश्मन के हमलों को रोका जा सके। फ्रांसीसी नेताओं ने सोचा ये हमारी सुरक्षा की दीवार है और इसे अपराजय माना, लेकिन 1940 में जर्मनी ने अपने ब्लिट्जक्राइग रणनीति से फ्रांस पर हमला किया, जिसने मेजिनो लाइन को बाईपास कर दिया। 1940 में फ्रांस पर कब्जा कर लिया। इस हार ने फ्रांस को सबक दिया, केवल रक्षा पर्याप्त नहीं है, बिना सक्रिय रणनीति के कुछ भी संभव नहीं है। 1939-40 में फ्रांस ने अपने मेजिनो लाइन पर भरोसा किया था, लेकिन वह विफल रही क्योंकि जर्मनी ने नई रणनीति अपनाई। 2025 में मैक्रोन का परमाणु हथियारों को यूरोप तक विस्तार करने का प्रस्ताव उसी तरह का रक्षात्मक रणनीति है, लेकिन अब ये सक्रिय कदम है। इस समय फ्रांस ने सोचा हम सुरक्षित हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ रहा है। आज मैक्रोन कह रहे हैं कि हम अपने सहयोगियों की रक्षा करेंगे, जो दिखलाता है कि फ्रांस अपने परमाणु शस्त्रागार को यूरोप की ढाल बनाना चाहता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी शहर बन्नू में एक सैन्य ठिकाने पर हुए दोहरे आत्मघाती बम विस्फोट में 18 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 5 सैनिक, कई नागरिक शामिल है। यह घटना 4 मार्च 2025 की शाम को हुई है, जो अब 2 आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरे वाहनों से ठिकानों की दीवार में सेंध लगाई। इसके बाद अन्य हमलावरों ने अंदर घुसकर गोलीबारी कर दी, जिसमें 16 लोग मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान से संबंध जैसल फुरसान ने लिया है। हमला रमजान के पवित्र महीने में हुआ है, जब लोग रोजा इफ्तार कर रहे थे और समुदाय में 5 मार्च का शोक मनाया गया। संयुक्त जनाजे की नमाज अदा की गई। इस घटना की तुलना ऐतिहासिक उदाहरण 2007 का लाल मस्जिद हमला है, जब इस्लामाबाद में स्थित लाल मस्जिद और इससे जुड़े मदरसे पर पाकिस्तानी सेना ने कार्रवाई की थी, जो एक सैन्य अभियान का हिस्सा था। इस मस्जिद के मौलवी और उनके समर्थकों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, जिसमें शरिया कानून की मांग वगैरह थी। अब यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान दुनिया को सबसे तेजी से बढ़ता हुआ आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इस संगठन की वजह से होने वाली मौतों में 90% तक की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान को GTI 2025 में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में दूसरा स्थान दिया गया है, जहां आतंकवाद से संबंधित मौतें पिछले साल की तुलना में 45% बढ़ गई हैं। 2024 में TTP ने 52% मौतों की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या दुगनी हो गई है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता ने TTP को मजबूत किया है, जिससे अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल सुरक्षित ठिकाने के रूप में कर रहा है। TTP की बढ़ती ताकत क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन रही है। ये संगठन AI आधारित प्रचार, एन्क्रिप्टेड संचार, क्रिप्टो करेंसी जैसी नई तकनीकों का उपयोग भी कर रहा है। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण है 20 सितंबर 2008 को इस्लामाबाद में मैरियट होटल पर हुआ हमला। इस हमले में एक ट्रक में 600 kg विस्फोटक भरकर होटल की मुख्य इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें 54 लोग मारे गए और 266 से ज्यादा घायल हुए। मरने वालों में पाकिस्तानी नागरिक के अलावा चेक गणराज्य के राजदूत और कई विदेशी शामिल थे। यह हमला उस समय हुआ जब होटल में एक बड़ा आयोजन चल रहा था और कई लोग इफ्तार के लिए जमा थे। इस हमले की जिम्मेदारी TTP ने ली थी और इसे पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक बड़े हमले के रूप में देखा गया। उस समय TTP ने कहा था कि हम सरकार को सबक सिखाएंगे, क्योंकि वह अमेरिका वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान की भागीदारी का विरोध कर रहे थे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।